दिल्ली के विज्ञान भवन में 7 से 8 अगस्त को इंडस्ट्री मेडिकल डिवाइस समिट 9वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। भारत के मेडिकल डिवाइस सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, इस सब पर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के में फार्मा सचिव मनोज जोशी से बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। हमारे साथ यूनियन फार्मा सेक्रेटरी मिस्टर मनोज जोशी हैं। भारत इंडिया मेडिकल डिवाइसेस समिट 2026 ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट समिट साबित होने जा रहा है। क्या टारगेट्स हैं, किस तरह के थीम्स होंगे, इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ फार्मा सेक्रेटरी हैं। ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया सर। 7 और 8 अगस्त को जो समिट है मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के ऊपर, उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट्स के मामले में हम एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे हैं, इंडियन इंडस्ट्री जो है मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर भी आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। इस दिशा में ये समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशंस होंगे, इस समिट का थीम क्या होगा और क्या ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? इस समिट में इंडियन इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, लैब्स, सभी स्टेक होल्डर्स, कंपोनेंट मेकर्स, सभी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। रेगुलेटरी सिस्टम, हमारे लैब्स, हमारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, सप्लाई चेन सिस्टम्स, इन सभी पर डिस्कशन होगा ताकि भारत में जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सके, जितना ज़्यादा हम मेडिकल डिवाइसेस बना सके भारत के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं समिट के जो इम्पोर्टेंट डेलिब्रेशंस हैं, जो सब्जेक्ट डिसाइड किए गए उसको देख रहा था। उसमें टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्वालिटी इंश्योर करने के ऊपर काफ़ी फोकस है। तो उस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स पहले लिए भी हैं, तो ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस डेलिब्रेशन? मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर का रेगुलेशन भारत में नया है। 10 साल पहले तक मेडिकल डिवाइसेस बहुत थोड़ी सी थी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में रेगुलेट होती थी। तो ये कि पिछले कुछ सालों से ही रेगुलेशन शुरू हुआ है भारत में। हमारे रेगुलेटर्स के पास भी जो जितना स्टाफ है वो फार्मेसी वाले लोग हैं। इतना टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी थोड़ी कम है, तो वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कुछ काफ़ी कर भी लिया है, आगे भी रिक्रूटमेंट करेंगे जो मेडिकल डिवाइसेस की इंजीनियरिंग साइड के लोग हैं, ताकि ड्रग रेगुलेटर्स की कैपेसिटी बढ़े और उनके सिस्टम्स डेवलप हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्रग्स का मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन कर सके, प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सके। इसके लिए हमें ज़्यादा लैब्स की भी ज़रूरत है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो एक्सपोर्ट्स के लिए उन लैब्स की ज़रूरत है जो फॉरेन मार्केट्स के रेगुलेटर्स से रिकग्नाइज्ड हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में जो NABL एक्रेडिटेशन वाली लैब्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सभी प्रोडक्ट्स लैब में टेस्टिंग होके और उस पर रेगुलेटर रिलाई कर सकें। ओके, तो कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी हम देख सकते हैं इस मोर्चे पर? रेगुलेटरी रिफॉर्म नॉट मतलब हमें एक्ट और रूल्स की साइड में इतना नहीं है जितना स्टाफिंग की साइड में ज़रूरत है, और डिटेल्ड SOP या प्रोसीजर्स जो होते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के, उसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जो इंडिया का मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है वो करीब करीब $15 बिलियन के आसपास है, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है। तो हमारा अंडरलाइन टारगेट क्या है नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन? क्योंकि जो ग्लोबल शेयर है उसमें इंडिया की हिस्सेदारी अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए क्या टारगेट डिसाइड किया आपने? हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स में भारतीय कंपनियां अपनी प्रेजेंस भारत में और विदेश में बढ़ाएं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और उन प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे भारतीय कंपनीज की मार्केट साइज बढ़े, मार्केट पेनिट्रेशन बढ़े और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी इंप्रूव हो। सभी मेडिकल डिवाइसेस भारत में बना सकना संभव नहीं है। दुनिया का मार्केट करीब $600 बिलियन का है, भारत का करीब $15 बिलियन का है। भारत का बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे हमारा हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ रहा है, हमारा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर भी बढ़ रहा है, पर इतनी बस स्वदेश खबर में इतना ही।